हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट गौरव धैर्य सफलता में आपका स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बेहद खास टॉपिक, जिसे जानने के बाद आप कहेंगे यू विल फील द पावर ऑफ लॉ। आप फील करोगे द पावर ऑफ लॉ, कानून की क्या शक्तियां हैं। यू विल फील। दोस्तों, ये मेरी बुक है, ये मैंने लिखी है, द पावर ऑफ लॉ ऑफ कॉमन मैन। इस बुक्स के अंदर आम आदमी की जो भी शक्तियां हैं, जो कानून ने उसको आम आदमी को जो शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों का इस बुक्स के अंदर हमने वर्णन किया है। उन शक्तियों को इस बुक्स के अंदर हमने लिखा है ताकि उन शक्तियों को आम आदमी तक पहुंचाया जा सके, उन शक्तियों को आम आदमी तक बताया जा सके, उनकी नॉलेज में लाया जा सके कि आपके ये राइट्स हैं, आपकी ये लीगल पावर हैं। इसलिए हमने इस बुक को लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरा फर्स्ट टॉपिक है एफआईआर। आज हम पढ़ेंगे एफआईआर। लेकिन एफआईआर पढ़ने से पहले आज हम कुछ अलग टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं द ग्रेट पर्सनैलिटी बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो शक्तियाँ दी हैं हमें, कानून की जो शक्तियाँ हैं हमारे पास, जो कॉमन पीपल के पास जो भी पावर्स हैं लॉ की, वो सब उन्हीं की ही देन है, उन्होंने ही दी है। तो इसलिए हम चर्चा करेंगे। एक मैं स्टोरी सुनाना चाहूँगा सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। एक बार एक गाँव में पंचायत चल रही थी। बड़े बड़े लोग आए हुए थे उस पंचायत में, दूर दूर से लोग आए हुए थे, पैसे वाले आए हुए थे उस पंचायत में। और वहाँ किसी मुद्दे को लेकर, किसी मैटर को लेकर वहाँ पे पंचायत चल रही थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो पंचायत में एक व्यक्ति वहाँ खड़ा हो गया। उसने कहा कि भाई मेरे ये विचार हैं, मुझे अपने विचार रखने दिए जाएं पंचायत में सभी लोगों के सामने। इस मुद्दे के ऊपर मेरा ये विचार है। लेकिन जब उसकी हालत देखी कि भाई इसकी तो हालत भी अच्छी नहीं है और उसके कपड़े भी, तो वो थोड़ा सा गरीब हालत था, गरीबी में था, उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी उसकी। तो उसको देखा कि भाई ये क्या हमें सजेशन देगा। तो उसको बैठा दे, नहीं आप सजेशन नहीं दे सकते, सीधा पंचों का ही काम है, यहाँ पे पंच ही सजेशन देंगे और आप सजेशन नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा क्यों भाई, मैं सजेशन क्यों नहीं दे सकता, मैं यहाँ पंचायत के सामने क्यों नहीं बोल सकता, मैं अपने विचार प्रकट क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है इस पंचायत के लेवल के नहीं हैं और आप यहाँ पंचायत में अपने जो है विचार हैं वो प्रकट नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, वो आ गए घर पे। आने के बाद उन्हें बड़ा दुख हुआ कि भाई मुझे तो बोलने दिया नहीं गया। पंचायत में सब लोग थे, वहाँ मैं भी गया था, कम से कम मेरे विचारों को सुना जाता, चाहे एक्सेप्ट किया जाता या नहीं किया जाता, लेकिन मेरे विचारों को भी सुना जाता। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ से जो रोल शुरू होता है द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ बाबा भीमराव अंबेडकर की, यहाँ से रोल प्ले स्टार्ट होता है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) में लिखा, यू हैव द पावर, यू हैव द राइट, द फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपके पास द फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। आप बोल सकते हैं कहीं पे भी, आप अपना आप को प्रकट कर सकते हैं। ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट होगा, ये आपका फंडामेंटल राइट होगा। बाबा साहब ने ये लिख दिया। और अब कंडीशन क्या है, यदि आप चाहें, यदि आपको कोई रोकता है तो आप उसके अगेंस्ट सीधा मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, वॉयलेशन ऑफ योर राइट्स, कि आपके राइट्स का वॉयलेशन किया जा रहा है। आपका राइट्स है कि आप कहीं बोले, आप कहीं भी बोल सकते हैं। आप अपने जो आपके थॉट्स हैं, आपकी जो विचार हैं, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपको लीगल राइट है, ये आपको लीगल पावर है। ये जो पावर्स दी हैं ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें दी है। तो ये उनकी इम्पोर्टेंस है, ये उनकी इम्पोर्टेंस है हमारे देश के लिए, जो उन्होंने हमारे देश के लिए, देश के सभी नागरिकों को दिया है। अब इसी से संबंधित हम आगे वो जानकारियाँ पढ़ लेते हैं कि एक आम आदमी को और क्या क्या जानकारियाँ दी हैं, तो और क्या क्या शक्तियाँ दी है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, आम आदमी की कानून की शक्ति। जो हमारी बुक है इसका पहला टॉपिक क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर। एफआईआर क्या होती है, आज हम ये पढ़ेंगे कि एफआईआर क्या होती है।
आज हम कुछ सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। एफआईआर क्या होती है, यदि कोई पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो क्या करें, पुलिस अधिकारी द्वारा आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करने पर क्या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा सकता है या नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, हमारी पावर्स, हमारे लीगल राइट्स जो हैं, हमारे जो पावर्स है, लीगल पावर्स है, वो यहाँ से शुरू होगी। देखिए, यदि कोई पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो क्या करें, व्हाट टू डू, क्या करें। यदि कोई पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है, एक्यूज को नहीं पकड़ रहा है, एक्यूज को अरेस्ट नहीं कर रहा है, आपको न्याय नहीं दिलवा रहे हैं, आपकी कोई कानूनी मदद नहीं कर रहे हैं, तब आप क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे। तो यही हमें राइट्स दिए हैं कानून में, यही हमें पावर्स दी हैं कानून में कि आप कहाँ जाओगे। वो रास्ते बताए हैं, वो स्ट्रेंथ बताई है कि एक आम आदमी की क्या क्या स्ट्रेंथ है। आज हम उसको जानेंगे इस टॉपिक में। तीसरा जो पॉइंट है इसमें ये भी देखिए, पुलिस अधिकारी द्वारा आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करने पर क्या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, एक आम आदमी को इतनी पावर है कानून में कि वो पुलिस अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकता है, पुलिस अधिकारी के विरुद्ध केस फाइल कर सकता है, उसको जेल भिजवा सकता है। यदि वह पुलिस अधिकारी उस कॉमन व्यक्ति की, उस आम नागरिक की नहीं सुनता है, उसकी कोई कानूनी मदद नहीं करता है, तो उनके पास राइट होगा जो कानूनन जो हमारे कॉमन मैन हैं, कॉमन पीपल्स हैं, उनका राइट होगा कि वे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उसको जेल भिजवा सकें। अब देखते हैं एफआईआर की कॉपी। एफआईआर की कॉपी कैसी होती है, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी, क्योंकि बहुत सारी भोली वाली जनता है, आम नागरिक है, जिन्हें अपना रोजी रोटी से मतलब है, खाना है, उन्हें कोई लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि हमें इन चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम इन चक्कर में ना पढ़ते पढ़ते भी हमें मजबूरन धकेल दिया जाता है, हमारे राइट्स का वॉयलेशन हो जाता है, हमें दुखी करने लगते हैं लोग, हम पे अत्याचार करने लगते हैं लोग, तब हमें क्या करना पड़ेगा, उनके खिलाफ तो एफआईआर रजिस्टर्ड करानी ही पड़ेगी, हमारी मजबूरी हो जाती है वो। तो वही एफआईआर की कॉपी है ये, कि एफआईआर की कॉपी हम देख लेंगे पहले कि कैसी होती है, हमें पता होना चाहिए। इसके ऊपर लिखा होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 CRPC। जो एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो अंडर सेक्शन 154 CRPC में रजिस्टर्ड की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एफआईआर के अंदर ऑलमोस्ट सारी जानकारियां घटना से संबंधित होती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, साउथ वेस्ट है, पीएस कौन सा है, वसंत कुंज है, एफआईआर नंबर कौन सा है, ईयर कौन सा है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी जाती है। ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी जाती है। तो इसको एफआईआर का फर्स्ट पेज कहते हैं। इसको एफआईआर का ये फर्स्ट पेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या इसके अंदर होता है। मान लीजिए ये एफआईआर है, लेकिन इसके ऊपर CRPC की धारा 154 नहीं लिखा है, यहाँ पे 155 लिखा है, तो ये NCR होगी, ये एफआईआर नहीं होगी। ये क्या होगी, NCR होगी। अभी हम समझेंगे NCR क्या होती है, एफआईआर क्या होती है। एफआईआर क्या है, अब हम इसको देखते हैं। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से तात्पर्य उस सूचना से है जो किसी जुर्म या वारदात के होने के बारे में पुलिस अधिकारी को सर्वप्रथम दी जाती है कि फलाने व्यक्ति ने फलानी जगह लूट की है या हत्या कर दी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन से मीन्स क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मतलब पहली सूचना, किसी अपराध के बारे में दी गई पहली सूचना को ही एफआईआर कहा जाता है। मान लीजिए कहीं पे कोई घटना घटित होती है, कोई अपराध हो जाता है, तो उसकी जो पहली सूचना दी जाती है पुलिस अधिकारी को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, उसी को ये एफआईआर कहते हैं दोस्तों। तो इसको हम क्या कहते हैं, एफआईआर कहते हैं। आप समझ रहे होंगे इस बात को कि एफआईआर क्या है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली इंफॉर्मेशन किसी भी अपराध की जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दी जाती है, उसी को हम एफआईआर कहते हैं। पुलिस अधिकारी को वारदात के बारे में सूचना देना यह पीड़ित पक्ष का कानूनन कर्तव्य भी होता है। दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर लायबिलिटी। आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी भी है। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसी आपके फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। तो आपकी ड्यूटीज क्या बनती है कि आप कहीं भी अपराध हुआ हो या आपके साथ अपराध हो रहा हो,
तो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उस अपराध की सूचना देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो अपराधी है वो अपराध करने से रुकेगा, और जो अपराधी बनने वाले हैं, जो अपराध करने वाले हैं, उसको देख के उसको अपना आइडल मान लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अपराधी को अपना आइडल मान लेते हैं, उनके जैसा करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी रुक जाएंगे। तो मीन्स क्या होगा इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि जो देश में क्राइम बढ़ रहा है वो घटने लगेगा, और वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। वो फिर देश के अंदर कहीं भी क्राइम नहीं होगा। यदि आप आवाज़ नहीं उठाओगे, यदि जो भी आपके साथ क्राइम हुआ है, जो भी आपके साथ घटना घटित हुई है, अपराध हो रहा है आपके साथ, अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर, यदि आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो अपराधियों को एक शक्ति मिलेगी और लोगों पे अपराध करने की, और आपके ऊपर ज़्यादा अपराध करने की। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है? हमें अपराध रोकना है, हमें अपने ऊपर भी रोकना है, और समाज देश में से भी हमें अपराध को खत्म करना है। तो इसके लिए हमारी ड्यूटीज क्या है कि जहां भी अपराध होगा हमें उसकी सूचना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दे देनी चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है, जिसको पुलिस अधिकारी आगे की कार्रवाई करने के लिए अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेता है, जिसकी एक प्रतिलिपि कॉपी पीड़ित शिकायतकर्ता को निःशुल्क दी जाती है। यदि आप कहीं कंप्लेंट लेके जाते हैं और एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, तो एक एफआईआर की कॉपी जो है आपको निःशुल्क दी जाएगी, विक्टिम को निःशुल्क दी जाएगी। इसका कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसकी कॉपी आपको निःशुल्क दी जाएगी, और आप निःशुल्क मांग सकते हैं कि एक कॉपी हमें भी दीजिए, हमें इसकी एक कॉपी दीजिए, तो आप मांग सकते हैं। यदि नहीं देते हैं तो जो कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने तथा न्याय की प्राप्ति के लिए पीड़ित पक्ष का बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसके आधार पर कोर्ट में पीड़ित को न्याय मिलता है और दोषियों को सजा मिलती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट द जस्टिस। न्याय को पाने का यह पहला स्टेप होगा। यदि आप न्याय पाना चाहते हैं, यदि आपके खिलाफ आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को रोकना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उस अपराधी के विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। तभी पुलिस को पावर मिलेगी कि उस अपराधी व्यक्ति को पकड़े, जेल में डाले, और आपके विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, और उस अपराधी को सजा हो जाएगी, और आपको न्याय मिल जाएगा, और देश में से क्राइम खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तो पहला स्टेप हमारा यही है कि हम उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड कराएं। अब हम देखते हैं एफआईआर के बारे में, पढ़ते हैं थोड़ा सा और। सूचना एफआईआर कितने प्रकार की होती हैं, आओ जाने। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर, अभी हमने दिखाई थी एफआईआर की कॉपी, उस पर क्या लिखा था? सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी लिखा था उस पर, जो मैंने आपको कॉपी दिखाई थी। एक होती है जीरो एफआईआर, सीआरपीसी की धारा 155 के तहत एनसीआर, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे यदि 155 लिखे तो उसको बोलते हैं हम एनसीआर। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों क्या क्या है, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, और इन सब चीज़ों को हमें जानना बेहद ज़रूरी है। कई बार हम मिसगाइड हो जाते हैं, हमें लोग मिसगाइड कर देते हैं। मान लीजिए हमें 154 की एफआईआर कटनी थी, वहाँ पे हमें काट दी 155 की, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 155 का डिफरेंस क्या है और 154 में क्या डिफरेंस है, दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है हमें नहीं पता। जब हमें पता होगा तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता होगा कि कौन सी एफआईआर इस अपराधी के विरुद्ध दर्ज की जानी चाहिए थी, इस अपराध में कौन सी एफआईआर रजिस्टर्ड की जानी चाहिए थी, सीआरपीसी की धारा 155 के तहत या एनसीआर काटनी थी, तो हमें पता चलेगा। पहले हम इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या है ये। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर। दोस्तों, अब हम ये पढ़ेंगे कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर किन अपराधों में दर्ज की जाती है। जो कॉमन पीपल है उनको नहीं पता कि किन अपराधों में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, तो मैं ये बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। यह एफआईआर संज्ञेय अपराधों में अर्थात गंभीर किस्म के एवं बड़े अपराधों में दर्ज की जाती है। इस प्रकार के अपराधों में अधिक सजा का प्रावधान होता है। इसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति होती है। यह जो अपराध होते हैं ये बड़े होते हैं, यह कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। इनमें सजा जो होती है अपराधी को वो अधिक सजा होती है।
तो जो बड़े अपराध होते हैं, गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, उन अपराधों में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है और मुकदमा चलाया जाता है उस अपराधी के विरुद्ध। तो बड़े अपराध कौन से हैं, थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं इस वीडियो में। किसी व्यक्ति की हत्या कर देना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। किसी व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करना बहुत बड़ा अपराध है ये भी। किसी महिला का बलात्कार करना आदि आदि अपराध, चोरी करना, लूट करना, डकैती करना, ये सभी जो हैं बड़े अपराध हैं। इन अपराधों में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है और अक्यूज के विरुद्ध, जो अपराधी है, अपराधी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब हम पढ़ेंगे जीरो एफआईआर। अब आप कहेंगे कि जीरो एफआईआर, इसका नाम ही थोड़ा सा सुनने में भी अजीब सा है कि जीरो एफआईआर, ये कैसी एफआईआर होती है। लेकिन ये जीरो एफआईआर बड़ी काम की चीज़ है। ये जीरो एफआईआर बहुत काम की चीज़ है, आपके बहुत काम आने वाली है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, ये हमारे बेनिफिट्स के लिए बनाई है। इसका जो मेन पर्पज़ है वो आपके टाइम को सेव करना है। जो आपका टाइम वेस्ट होगा, मान लीजिए, इसका जो सबसे मेन पर्पज़ ये है इसको बनाने का, जीरो एफआईआर को बनाने का, इसकी जो पहली फैसिलिटी वो ये है कि आप देश के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं और वहाँ से किसी भी थाने में एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये वो आपका जुरिडिक्शन है या नहीं है, डजंट मैटर। मान लीजिए दिल्ली में घटना घटित हुई, लेकिन आप बैठे हैं गुजरात में, तो आप गुजरात से ही एफआईआर अपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आपको दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं होगी। जो 2-3 दिन का जो समय लगता है वो आपका समय बच जाएगा और एक्यूज के अगेंस्ट जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाएगी और पुलिस अधिकारी उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर जेल भेज देगा। इसी पर्पज़ के लिए, इसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए और जो क्रिमिनल्स हैं उसके अगेंस्ट जल्दी से जल्दी कार्रवाई होने के लिए जीरो एफआईआर का प्रोविज़न लेके आए, ताकि जीरो एफआईआर से समय कम लगे और एक्यूज को जल्दी से जल्दी एक्यूज के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके, उसको पकड़ा जा सके। तो मीन्स कहने का ये है कि आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं तो आप अपनी जीरो एफआईआर वहाँ से रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है, हम चौकी थाने में जाते हैं और हमसे बोल दिया जाता है कि भाई ये तो हमारे जुरिडिक्शन में आता नहीं, ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता, हमारे क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, तो हम तो एफआईआर नहीं लिखेंगे जी, आप दूसरे वाले थाने में चले जाइए। अब भैया पीड़ित जो है, जो विक्टिम है, वो भगा जाता है दूसरे थाने में कि जनाब मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ है और मेरी एफआईआर रजिस्टर्ड कीजिए और एक्यूज को पकड़िए और जेल भेजिए। वो देखते हैं भाई हमारे थाने में तो ये, हमारे जुरिडिक्शन में ये क्षेत्र, हमारे जुरिडिक्शन में आपका जो एरिया है, वो इलाका जो है वो हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है, हमारे क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है, आप उस चौकी में चले जाइए। अब विक्टिम की हालत ख़राब, मैं उस चौकी में गया, वहाँ से मना कर दिया कि हमारे क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, मैं उस चौकी में गया, वहाँ से मना कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ बार बार। अब उसके सामने तो बड़ा क्वेश्चन है। इसी चीज़ को ख़त्म करते हुए जीरो एफआईआर का प्रोविज़न लेके आए कि भाई आप किसी भी थाने में जाएं, वहाँ से अपनी कंप्लेंट दें और एफआईआर रजिस्टर्ड कराएं। वो उसे, जो विक्टिम है, उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस जीरो एफआईआर में कोई मतलब नहीं होगा कि मेरा जुरिडिक्शन यहाँ पे है या दूसरे थाने में, मेरी ये कंप्लेंट है, आप एफआईआर कीजिए। जहाँ भी मेरा जुरिडिक्शन है वो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी होगी कि उस एफआईआर की कॉपी को उस थाने में पहुँचा दे। तो इससे क्या होगा, जो समय है, जो टाइम है, वो आपका बच जाएगा और एक्यूज को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सकेगा। तो इसी का ये बेनिफिट है जीरो एफआईआर का। दोस्तों आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि जीरो एफआईआर क्या होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 155 के तहत एनसीआर, इसको भी पढ़ लेंगे हम कि एनसीआर किन किन केसों में, किन किन अपराधों में दर्ज की जाती है। समझ रहे हैं ना आप। अब हम देखते हैं किन किन अपराधों में एनसीआर की कार्रवाई होती है, 155 की कार्रवाई होती है। यह एनसीआर असंज्ञेय अपराधों में अर्थात कम गंभीर किस्म के एवं छोटे अपराधों में दर्ज की जाती है। इसी प्रकार के अपराधों में कम सजा का प्रावधान होता है और इन अपराधों का कोर्ट में ट्रायल नहीं चलता है। इसमें एसीपी को जमानत देने का अधिकार होता है। इसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं होती है। दोस्तों यह जो अपराध होता है
यह कम गंभीर किस्म के अपराधों में दर्ज की जाती है। यह जो एनसीआर की जो कार्रवाई की जाती है, यह कम गंभीर किस्म के अपराधों में, जो छोटे अपराध होते हैं उनमें दर्ज की जाती है, उनमें यह कार्रवाई 155 की जाती है। अब वो छोटे अपराध कौन से होते हैं, अब वो देखते हैं। जैसे दारू पीकर पब्लिक प्लेस में गाली गलौज करना, किसी ने दारू पी ली और दारू पी के रोड पे जा रहा है, मस्त मलंग दारू और गाली बकता जा रहा है, तो ये क्या, इससे क्या हो रहा है, न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। तो यह कम गंभीर किस्म का अपराध है और इसको इसी कैटेगरी में रखा गया है। तो इसके लिए पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की धारा 155 के तहत एनसीआर काटेगा, उस एक्यूज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा। यह मामूली झगड़ा करना, कोई दो दोस्त हैं, अब आपस में लड़ाई हो गई, एक ने उसकी गिरबान पकड़ ली, उसने उसको चांटा मार दिया, तू तड़ाक हो गई, गाली गलौज हो गई, तो ये जो एक मामूली झगड़ा हो गया, तो इसके लिए भी क्या होता है, सीआरपीसी की धारा 155 के तहत एनसीआर काट दी जाती है और दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसमें सबसे मेन क्या है, सीआरपीसी की धारा 155 के तहत एनसीआर में इसका जो मेन उद्देश्य है एनसीआर का, वो बड़े क्राइम को रोकना है। ये छोटे छोटे क्राइम है, बड़े क्राइम में तब्दील हो जाते हैं कई बार। मान लीजिए हमने दो दोस्तों ने आपस में गाली गलौज कर दी, उसने कहा कि मैं तुझे कल देख लूंगा, कल उसको गोली मार दी, तो बड़ा क्राइम उसमें घटित हो गया, चेंज हो गया, बड़ा क्राइम में वो बदल गई घटना छोटे वाली। तो ये छोटी घटनाओं को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 155 के तहत एनसीआर काटी जाती है, ताकि बड़ा अपराध ना किया जाए, उसको रोक दिया जाए पहले ही। इसका एक ये भी लॉजिक है दोस्तों। तो आपको समझ में आई है कि एनसीआर क्या होती है और सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर क्या होती है। अब यहाँ पे डिफरेंस हमें पता चल गया। अब इसका बेनिफिट क्या है डिफरेंस का। कई बार होता है कि भाई मैं, एक व्यक्ति था, वो अपने पैसे लेने गया किसी के पास और उस व्यक्ति ने उसको पैसे भी नहीं दिए, उसको चांटे मारे, लात मारी, उसका सर फोड़ दिया। वो थाने में गया कि जनाब मैं पैसे लेने गया था, मेरे पैसे थे उसके ऊपर, मैंने उसको उधार दिए थे, मैंने पैसे मांगे, उसने मुझे भगा दिया, मैंने विरोध किया उसका, तो उसने मुझे चांटे मारे, मेरा सिर भी फोड़ दिया। तो जनाब ने क्या किया, सीआरपीसी की धारा 155 के तहत एनसीआर काट दी और कार्रवाई चालू कर दी। लेकिन उन व्यक्ति को ये पता था कि भाई ये तो अपराध बड़ा है, मेरा सिर फोड़ा, मेरी जान जा सकती थी, मेरी जान जो थी वो जा सकती थी, मेरी जान को खतरा था। उन्होंने कहा भाई ये तो सीआरपीसी की धारा 155 के तहत एनसीआर आप बनती नहीं है इस केस में, तो इस केस में आप जो है एफआईआर रजिस्टर कीजिए सीआरपीसी की धारा 154 के तहत, अपराधी के जो खिलाफ है कानूनी कार्रवाई कीजिए एफआईआर रजिस्टर करके। उन्होंने समझाया कि अपराध बड़ा है, छोटा नहीं है, इसमें तो ज़्यादा सज़ा का प्रोविज़न है, इसमें सज़ा ज़्यादा होगी। तब जब उस पुलिस अधिकारी को उन्होंने उसका विरोध किया, उस पुलिस अधिकारी ने क्या किया कि भाई एक सीआरपीसी की धारा 154 में एफआईआर रजिस्टर करी और उस जो एक्यूज है उसको पकड़ा, उसको जेल भेजा। लेकिन अब ये कैसे हुआ, जब हमें पता होगा कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर क्या होती है, किन अपराधों के लिए दर्ज की जाती है, और सीआरपीसी की धारा 155 के तहत एनसीआर किन अपराधों के लिए दर्ज की जाती है। जब हमें पता होगा तभी तो हम आर्गुमेंट कर पाएंगे पुलिस अधिकारी से। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने किया और उस व्यक्ति को उचित न्याय मिला, जो उसको मिलना था वो उसको न्याय मिला, और जो अपराधी ने अपराध किया था उसकी उसको सजा मिली। तो दोस्तों हमें ये जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जो हमारे राइट्स है उसका वायलेशन ना हो सके, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है वो रुक जाए, वो हमारे ऊपर कोई अत्याचार ना तो करे और ना करने की कोशिश रखे, ना हिम्मत रखे कि भाई मैं इसके ऊपर कोई अत्याचार कर दूंगा, तो वो हिम्मत भी नहीं रखेगा जब आपको ये नॉलेज होगी तो। और दोस्तों मेरा लास्ट मैसेज ये होगा, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, कॉमन पीपल्स वेल एजुकेटेड हैं और उनको लॉ का ज्ञान नहीं है, उनको अपने लीगल राइट्स का नॉलेज नहीं है, तो आई विल से, मैं कहूँगा कि वो लोग जो हैं वो इनकम्प्लीट एजुकेटेड हैं, वो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हैं, उनको शिक्षित होने में अभी कमी है। तो यदि आप पूर्ण रूप से शिक्षित होना चाहते हैं, आपको लगता है कि यू आर वेल एजुकेटेड, तो आपको कम से कम अपने लीगल राइट्स का और लीगल पावर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे लीगल राइट्स क्या हैं और मेरे लीगल पावर्स क्या हैं। तभी आप इस दुनिया में जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और क्राइम को भी रोक सकते हैं। दोस्तों क्राइम को रोकने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियो आगे देखते रहिएगा। ऐसी वीडियो हम आगे और लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको एम्पावर बनाया जा सके, आपको पावरफुल बनाया जा सके लॉ के अकॉर्डिंग। आपको कानून की जो नॉलेज है, मोटी मोटी जो नॉलेज है, जो आपके राइट्स हैं, उनको हम बता सकें। थैंक यू सो मच।